हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि हम बात करें किसकी एसएससी जीडी के। ठीक है, तो आपका पेपर भी आपका तय है। ठीक, तो इसलिए हम पेपर को देखते हुए और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें मतलब जो इसके पहले जो पेपर हो चुके हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन के आधार पर ही हम डेली आपके सामने क्वेश्चन लेकर आते हैं और आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार निम्न में से कौन सा है। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ने दिया आपका पद्म विभूषण, ऑप्शन भी दिया होगा पद्म भूषण, ऑप्शन से दिया भारत रत्न, ऑप्शन से दिया पद्मश्री और ऑप्शन ने दिया भारत रत्न। तो अगर हम बात करें भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो आपका भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न जो आपका भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। यानी इसकी बात करें भारत का सर्वोच्च यानी पहले नंबर पर कौन सा पुरस्कार आता है, भारत रत्न आता है। और दूसरे स्थान में बात करें कौन सा है, तो आपका पद्म विभूषण है। कौन सा है? पद्म विभूषण। और इसके बाद तीसरे पे आता है पद्म भूषण, तीसरे पे पद्म भूषण आता है और चौथे पे आपका पद्मश्री आता है। ये भारत के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार के क्रम है। पहले पे भारत रत्न, दूसरे पे पद्म विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण और चौथे पे पद्मश्री। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। पहले भारत रत्न रख लीजिए, पहले पे भारत रत्न हो तो याद रहेगा। ठीक है, दूसरे पे सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक, जैसे बात करें दूसरे में सबसे बड़ा कौन है, पद्म विभूषण, यानी ये दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पे आपका पद्म विभूषण उससे छोटा है और पद्मश्री सबसे छोटा यानी वो चौथे स्थान पे आता है सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार के अंतर्गत। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पद्म विभूषण जो है आपका भारत का सर्वोच्च दूसरा सम्मान पुरस्कार है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, कब हुआ था, मतलब पूछा कि कब हुआ था, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन दिया 1570, ऑप्शन भी दिया 1576, ऑप्शन सी दिया 1560 और ऑप्शन डी दिया 1565। तो अगर हम बात करें हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कब हुआ था ये, तो हुआ था आपको 1576 में। कब हुआ था? 1576 में, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। किसके किसके बीच हुआ था? तो हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, अगर हम पूछे अकबर की तरफ से सैन्य मतलब सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अकबर की तरफ से थे आपके मान सिंह। कौन थे? मान सिंह जो थे आपके अकबर की तरफ से अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और बात करें हम महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये थे आपके हकीम खान जो थे आपके महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर महाराणा प्रताप के बारे में, किसके बारे में? महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में पहले बात करते हैं इनके पिता। ठीक है, सफेद महाराणा प्रताप के पिता कौन थे? तो पिता का नाम था इनके उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह इनके पिता थे। माता की बात करें, इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था आपका जयंती बाई। जयंती बाई इनकी माता का नाम था, जयंती बाई इनकी माता का नाम था। अगर पूछे किस वंश से थे या सिसोदिया वंश से थे? किस वंश थे? सिसोदिया वंश से, सिसोदिया वंश से थे। ठीक है, बताया जाता है कि महाराणा प्रताप की जो हाइट यानी लंबाई की बात करें कितनी हाइट थी, तो इनकी हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट थी इनकी 7.5 यानी 7.5 फीट इनकी हाइट थी। 7.5 फीट इनकी हाइट थी। और ये जो आपके इनके जो कवच थे, कवच के पूछे कितने वजन का था, कितने किलो का था? कवच की बात करें, कवच था आपका 70 के जी। कवच क्या था? कवच इनका था आपका 70 kg का। ठीक है, 70 kg का इनका कवच था। जूता की बात करें, इनका जो शूज जूता था वो था इनका 10 kg का, 10 kg का जूता था। ठीक है, और तलवार इनकी जो थी, तलवार महाराणा प्रताप की जो थी वो कितने kg की थी? वो भी आपके 10 kg की थी। कितने थी? 10 kg की थी। और भाला जो था इनका, भाला था जो वो 80 kg का था। कितने का था? 80 kg का था। ठीक है, ये सब जो आपके मतलब इतने वजन ये लेकर हरदम चलते थे। कितना हो गया आपका? 8 7 15 1 क्विंटल 70 किलो, मतलब 170 kg का, मतलब इस सब बस अपने हथियार लेकर चलते थे। 70 kg का कवच था
जूता जो पहनते थे वो मतलब 10 केजी का था। तलवार की बात करें तो 10 केजी का था। और भाला जो थी उनकी वो 80 केजी की थी, ठीक है। और हाइट इनकी कितनी थी, 7.5। हालांकि हम देखे नहीं, लेकिन मतलब पढ़े हैं या सुने हैं, ठीक है, हम भी कहीं से सुने हैं, ठीक है। तो भाई जो इतिहास में लिखा गया वो सही लिखा गया है। तो महाराणा प्रताप को की अगर से बात करें, ऊंचाई की बात करें, कितना हो गया, 7.5 फीट यानी 7.5 फीट के मतलब महाराणा प्रताप थे। कवच इनका 70 केजी, जूता इनकी 10 केजी, तलवार 10 केजी और भाला 80 केजी के लेकर चलते थे, ठीक है। अगर पूछे महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में बताया जाता है कि उनका घोड़ा जो था, इनके घोड़े का नाम क्या था। इनके घोड़े का नाम था, पहले तो बात कर लेते घोड़े का नाम इनका क्या था, चेतक था। क्या था, घोड़े का नाम चेतक था। इनके घोड़े का नाम क्या था, चेतक था, जो कि एक मतलब नीले कलर का घोड़ा था। जिसे ये कहाँ का था, अफगानिस्तान का, ठीक है। इसे नीला अफगानी घोड़ा भी कहा जाता है। क्या, नीला अफगानी घोड़ा कहा जाता है, नीला अफगानी घोड़ा कहा जाता है। और इनके पास एक हाथी थी। हाथी का नाम अगर बात करें तो राम प्रसाद बताया जाता है। हाथी का नाम क्या बताया जाता है, राम प्रसाद हाथी का नाम बताया जाता है। और इस हाथी जो थी आपकी यानी राम प्रसाद को अकबर ने मतलब बंदी बना लिया था। अकबर ने राम प्रसाद को बंदी बना लिया था। और मतलब ये 26 दिन तक, कितने दिन, 28 दिनों तक किसके यहाँ रहा था, अकबर के यहाँ था। मतलब 28 दिन तक अकबर के यहाँ था, लेकिन वो अकबर के यहाँ से कुछ भी खाया पिया नहीं। और 28 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो गई, यानी ये भूखा मर गया, ठीक। कौन, हाथी। मतलब हाथी बहुत अकबर बहुत इसे खिलाने की कोशिश किया, लेकिन वो खिला नहीं पाया। तो बाद में अकबर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यदि मतलब जिन व्यक्ति मतलब महाराणा प्रताप के बारे में अकबर ने बोला कि जिस व्यक्ति के हाथी को मैं न झुका पाया, वो महाराणा प्रताप को मैं क्या झुका पाता। मतलब ये किसकी स्टेटमेंट है, आपके अकबर का स्टेटमेंट है, ठीक है। किसके लिए, महाराणा प्रताप के लिए। उसने कहा कि जिस व्यक्ति के हाथी को मैं झुका नहीं पाया, उस महाराणा प्रताप को मैं क्या झुका पाता, ठीक है। तो किसने कहा था, ये अकबर का आपका स्टेटमेंट था, ठीक। तो हाथी कौन था, यह था आपका राम प्रसाद, जो कि आपके अकबर के यहाँ बंदी था। 28 दिन तक लगभग रहा और मतलब कुछ बिना खाए पिए भूखा मर गया, लेकिन कुछ खाया नहीं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह है। निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह है। निम्न में से कौन सा ग्रह जो आपका आंतरिक ग्रह है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रहों के, ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में बात करें, यहाँ पर लाते हैं सूर्य, ठीक। सूर्य के दूरी के क्रम में अगर हम बात करें ग्रह, तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह की बात करें तो कौन सा ग्रह है आपका, बुध ग्रह है। सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह आपका बुध ग्रह है। फिर इसके बाद आता है आपका शुक्र। बुध के बाद कौन आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, क्या है, फिर है आपका बृहस्पति क्या हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, फिर है आपका अरुण और वरुण, ये आपके 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे नज़दीकी ग्रह की बात करें बुध है, फिर आता है शुक्र है, फिर आता है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। तो इसमें जो आपके पहले के जो बुध मतलब 4 ग्रह हैं, यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और अंतिम के जो ग्रह हैं, बात करें किसके, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, और इन 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है, इन्हें वाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। वाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक। वाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। वाह्य ग्रह किसे कहा जाता है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण जो है आपके वाह्य ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो है आपके आंतरिक ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो पूछा है कि यहाँ पूछा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह है। ऑप्शन दिया बृहस्पति शनि पृथ्वी वरुण। तो हम आंतरिक ग्रह को देख लेते हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। तो आंतरिक ग्रह हैं आपके बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी मंगल, ये आपके 4 आंतरिक ग्रह हैं। तो इसमें कौन सा है आपका, पृथ्वी दिया हुआ है, यानी पृथ्वी जो है आपका आंतरिक ग्रह होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। क्रम एकदम यही सही है कि जो आपका ग्रहों की मतलब ग्रहों के क्रम सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो सबसे नज़दीकी बुध, फिर आता है शुक्र, फिर पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये आपके 8 ग्रहों का क्रम है सूर्य के मतलब सूर्य से दूरी के क्रम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में किस राज्य में संघाई त्यौहार मनाया जाता है। भारत में किस राज्य में आपका संघाई त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन भी दिया झारखंड, ऑप्शन सी दिया मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका मणिपुर। किसकी बात कर रहा है? संघाई त्यौहार की बात कर रहा है। किसकी? संघाई त्यौहार की। ठीक, तो संघाई त्यौहार की हम बात करें, संघाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मतलब मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। और बात करें SSC GT की, तो मतलब SSC GT के SSC जो आपके वो त्यौहार हो गया, शास्त्रीय नृत्य तो इसकी दीवानी है। ठीक है, यानी वो स्टैटिक जीके से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकती है। मतलब 6 से 5 से 6 7 मतलब ये तो उसका औसत रहता है, कभी कभी 8 से 10 भी मिल जाते हैं देखने को। ठीक है, तो इसलिए मतलब हर पोर्शन कम ध्यान देकर, लेकिन स्टैटिक जीके पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगर SSC GT आपको क्लियर करना है तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आपके कितने भाषाओं में दिया जाता है। ऑप्शन दिया 24, ऑप्शन भी दिया है 22, ऑप्शन सी दिया आपका 18 और ऑप्शन डी दिया आपका 14। तो अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये दिया जाता है आपके 24 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। यानी ऑप्शन ये हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, इसके पहले बात कर चुके हैं किसके बारे में? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि आपका साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, उसमें अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है तो आपके 22 ही भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? वो 22 भाषाओं में दिया जाता है। लेकिन एक बार 2018 में किस भाषा में दिया था? इंग्लिश में भी दिया गया था। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, साहित्य का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है और यह 24 भाषाओं में, कौन कौन मतलब 24 भाषाओं के नाम के बारे में अगर हम बात करें तो पहले तो 22 भाषाएं तो वो हो गए जो आपके संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। अगर हम 22 भाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं, अगर पीछे मूल संविधान में कौन कौन से मतलब कितने भाषा थे, तो आपके 14 भाषा थे। मूल संविधान में कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। अगर हम 14 भाषाओं के नाम के बारे में नाम को जान लेते हैं चलिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं ऊपर से क्या हो गया। एक हो गया आपका कश्मीरी, कश्मीरी, पंजाबी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल हो गया आपका, मलयालम, उर्दू और संस्कृत। ये क्या हो गए? आपके 14 भाषा हो गए। कौन कौन से हो गए? कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृति। आपके मतलब पहले मूल संविधान में आपके 14 भाषा थे। किसमें थे? आपके मूल संविधान में 14 ये भाषा थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 21वें संविधान संशोधन के तहत, किसके तहत? ये था आपका 21वें संविधान संशोधन के तहत आपका कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? एक जोड़ी गई थी आपकी सिंधी भाषा। कौन सी? सिंधी भाषा, जो कि आपकी 15वीं भाषा बनी थी। और 71वें संविधान संशोधन के तहत बात करें तो यहाँ जोड़ी गई थी आपकी 21वें सौ की सिंधी, और 71वें संविधान संशोधन से आपकी 3 भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन कौन थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी आपके 3 भाषा जो थी आपकी 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। और लास्ट में जोड़ी गई थी आपकी 4 भाषाएं कब? 92वें संविधान संशोधन 2003 या 2002 या 3 के तहत आपकी 4 भाषा कौन कौन सी थी? वो थी आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आपकी 4 भाषा जो थी आपकी किसके तहत जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी आपके 92वें संविधान संशोधन, 71वें और 21वें, 3 संविधान संशोधन के तहत। बाकी 8, 14 पहले थी, 8 बाद में आपके 3 संविधान संशोधन यानी 21वें, 71वें और 92वें के तहत 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, तो पूछा है कितनी भाषाओं में दिया था? तो ये तो होगी आपकी 22 भाषा। और 2 भाषा वो कौन से हैं जिसमें आपकी मतलब और साहित्य अकादमी पुरस्कार दी जाती है? तो उसमें 2 की अगर हम बात करें तो एक है आपके राजस्थानी और एक है अंग्रेजी। कौन सी है? यहाँ लिख लेते हैं। एक है आपकी कौन सी? यहाँ पे लिख लेते हैं, राजस्थानी और अंग्रेजी।
राजस्थानी और अंग्रेजी, ये 2 भाषाएं मतलब और हैं जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इस भाषा में भी दी जाती है। 22 हो गए संविधान में जो लिखित हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, और 2 भाषा अलग से हैं। ठीक है, कौन कौन सी? राजस्थानी और अंग्रेजी, यानी 24 भाषाओं में कुल साहित्य अकादमी पुरस्कार आपकी दी जाती है। अगर पूछे साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो हुई थी 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। लेकिन पहली बार कब दिया गया? 1955 में दिया गया था। किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को पहली बार 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मतलब इनकी रचना क्या थी? हिम तरंगड़ी। क्या थी? हिम तरंगड़ी। हिम तरंगड़ी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को कब? 1955 में मतलब दिया गया था, पहली बार यह दिया गया था। ठीक है, तो हो गया हमारा आंसर। क्या हो जाता है कि 24 भाषा, टोटल 24 भाषा में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि और लोगों तक यह मतलब पहुंच पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, डैश तक का समय स्तरेड शासन या पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन कहलाया। ऑप्शन दिया 1540 से 45, ऑप्शन बी दिया 1560 से 62, ऑप्शन सी दिया 1540 से 42 और ऑप्शन दिया 1550 से 52। तो क्या होता है कि मतलब दिया कब से कब तक का समय जो था आपका स्तरेड शासन या पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन कहलाया। तो किसके बारे में बात कर रहा है? बात कर रहा है अकबर के बारे में, मुगल शासक अकबर के बारे में बात कर रहा है। यानी मुगल मतलब अकबर का कौन से मतलब कब से कब तक का समय जो आपके स्तरेड शासन या पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन कहलाया। ये कहलाया था आपका 1560 से 1562 तक का जो आपका शासन था, यह था आपका पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार कहलाया। इसमें क्या हुआ था कि जो आपकी इनकी धाय माँ अनगा थी, इन्होंने अकबर को हरम दल भेज दिया था। हरम दल का क्या स्थान था? हरम दल जहाँ मतलब लड़कियों को उठाकर रखा जाता था, और 2 साल तक अकबर यहीं पर व्यस्त रहा। क्यों? मतलब वहाँ पर इसलिए भेजे थे कि मतलब अकबर उधर एक तरफ उसे भरमाकर वो अपने बेटे को, जो धाय माँ थी वो अपने बेटों को आदम खां, उनके बेटा था आदम खां, उसको गद्दी पर बैठाना चाह रही थी, इसलिए उसे हरम दल मतलब भेज दी थी। कहाँ पर? हरम दल। कब से कब तक था वो? 1560 से 1562 तक। और जब वहाँ से उसे वो मुक्त हुआ, मतलब वहाँ से वो मुक्त होकर जब आया, मतलब जब वह मुक्त होकर आया तो पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने धाय माँ के पुत्र को आदम खां की ही हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? आदम खां की ही हत्या की थी। सबसे पहले वह किसकी हत्या की? आदम खां की ही हत्या की, क्योंकि जो आपकी धाय माँ थी वो अपने बेटे को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। किसको? अपने बेटे को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सबसे अधिक केंद्रीय रेल मंत्री किस राज्य के बने हैं? मतलब सबसे अधिक जो आपके रेल मंत्री भारत में हुए हैं किस राज्य से हुए हैं? ऑप्शन ए दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया बिहार और ऑप्शन दिया राजस्थान। तो अगर हम बात करें सबसे अधिक केंद्रीय रेल मंत्री की किस राज्य से बने हैं, तो बने आपके बिहार से। कहाँ से बने हैं? बिहार से। अगर पूछे टोटल कितने रेल मंत्री बने हैं बिहार से, तो टोटल आपके 8 रेल मंत्री बने हैं। जैसे बात कर लें जगजीवन राम से लेकर लालू प्रसाद यादव तक की। ठीक है, ये सब कहाँ के? सबके सब आपके बिहार से। जगजीवन राम हो गए आपके, लालू प्रसाद यादव हो गए, सब आपके बिहार से। टोटल आपके कितने केंद्रीय रेल मंत्री हुए हैं? बिहार से 8 रेल मंत्री हुए हैं, इसलिए बिहार सबसे पहले पे आ जाता है। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। ऑप्शन दिया संघ सूची में, ऑप्शन बी दिया संघीय सूची में, ऑप्शन सी दिया राज्य सूची में और ऑप्शन डी दिया समवर्ती सूची में। मतलब किस सूची में जो आपके केंद्र के साथ साथ किस क्या मतलब केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी मतलब सरोकार परिलक्षित होते हैं, मतलब जिसमें दोनों सरकारों की हाथ होती है, मतलब दोनों सरकार कार्य में सम्मति दे सकते हैं। तो कौन सी सूची है? वो आपकी समवर्ती सूची है। कौन सी सूची है? समवर्ती सूची। संघीय सूची में क्या होता है? संघीय सूची में जो कानून होते हैं सिर्फ केंद्र सरकार बनाते हैं, राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों सरकारों के हाथ होते हैं। ठीक, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकताड की स्थापना कब हुई? अंकताड क्या दिया? अंकताड की स्थापना कब हुई? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया 1945, ऑप्शन बी दिया 1950, ऑप्शन सी दिया 1955 और ऑप्शन डी दिया 1958। ऑप्शन डी क्या दिया? 1958। तो एक अगर पूछा अंकताड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 यानी 1945 में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर काहिरा, कहाँ? काहिरा मिस्र, काहिरा
मिस्र की राजधानी है, ठीक है। काहिरा में इसका जो है आपका हेड क्वार्टर है, ठीक है। और इसका जो सम्मेलन होता है, इसका सम्मेलन कितने वर्षों में सम्मेलन अगर पूछे कब होता है तो 4 वर्षों में एक बार होता है। 4 वर्षों में इसका सम्मेलन एक बार होता है, 4 वर्षों में एक बार इसका सम्मेलन होता है, ठीक है। अगर पूछे इसके टोटल सदस्य कितने हैं, इसमें सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश में 195 यानी 195 इसमें क्या है सदस्य देश हैं, ठीक। हालांकि इसमें ये सब का मतलब सदस्य बहुत कम पूछता है। हालांकि इसमें सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसकी मतलब इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, बस यही सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनते हैं। चाहे यूएनओ हो, चाहे WTO हो, ठीक है, चाहे अंकताड हो, कुछ भी हो, उसका सबसे अधिक मतलब मुख्यालय पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है कि उसका स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया। ऑप्शन दिया 1562, ऑप्शन बी दिया 1564, ऑप्शन सी दिया आपका 1563 और ऑप्शन डी दिया आपका 1575। तो अकबर ने अगर बात करें जजिया कर को कब समाप्त किया था, ये किया था 1564 में। कब? 1564 में, ठीक है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, क्या दिया है 1562, क्या दिया है 1562 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका दास प्रथा को समाप्त किया। क्या किया था? दास प्रथा को समाप्त किया, दास प्रथा समाप्त किया यानी दास प्रथा खत्म किया। और इसके साथ क्या किया इन्होंने, सती प्रथा खत्म किया और बाल विवाह समाप्त किया। सती प्रथा और बाल विवाह को समाप्त किया था, ठीक। कब? 1562 में। 1564 में इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। अगर हम बात करें 1563 की, इन्होंने क्या किया था, 1563 में तीर्थ यात्रा कर जो था उसे समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। कब तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया? 1563 में समाप्त किया था। और 1575 की बात करें, 1575 में इसने क्या किया था, इसने इबादत खाना बनवाया था, ठीक है। कहाँ पर है ये? आपके फतेहपुर सिकरी में। क्या है? इबादत खाना कब बना? 1575 में। और यहाँ पर यह बैठकर बृहस्पतिवार को चर्चा करता था। कब को चर्चा करता? बृहस्पतिवार को यहाँ पर बैठकर चर्चा करता था। मतलब जनता को बैठाकर यहाँ पर एक दरबार लगाता था जिसमें सबके बारे में मतलब कुछ उसमें चर्चा होती थी, ठीक है। बृहस्पतिवार को बैठता था और चर्चा करता था किसमें? इबादत खाने में। कहाँ पर है? आपके फतेहपुर सिकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी में आपका इबादत खाना स्थित है। कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में। और इसे 1575 में तो मतलब इसे बनाया और ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, ठीक है। अगर पूछे ये सभी धर्मों के लिए कब खोला, तो 1578 में। 1578 में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। सभी धर्मों के लिए खोला। कब खोला था? 1578 में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को किस अनुच्छेद में बताया गया। ऑप्शन ए दिया अनुच्छेद 71, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 73 और ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 74। तो किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की बात कर रहा है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो बताया गया अनुच्छेद 72 में। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अनुच्छेद 71 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 71 में बताया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो विवाद होते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 71 में बताया गया है। और अनुच्छेद 73 की बात करें, इसमें आपके संघ की कार्यपालिका यानी कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए जो आपका राष्ट्रपति होता है वो कानून बनाता है। ये किसमें बताया गया है? आपके अनुच्छेद 73 में बताया गया है। क्या बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका यानी कार्यप्रणाली जो होती है उसको आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाते हैं, ठीक, यानी बनाते हैं, ठीक। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 74 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 74 में बताया गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ठीक। लिख लेते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। एक मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है। किसमें? अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 71 में क्या है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बीच कोई भी विवाद होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जा सकता है। अनुच्छेद 73 क्या कहता है? इसमें कहता है संघ की कार्यपालिका यानी कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए
जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वो कानून बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है। ऑप्शन दिया तांबा, ऑप्शन दिया जस्ता, ऑप्शन सी दिया बक्साइट और ऑप्शन दिया मैग्नीज। तो इसकी बात करा लौह खनिज के, लौह खनिज कौन सा है, तो आपका मैग्नीज है। क्या है, मैग्नीज, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन भी दिया गोवा, ऑप्शन सी दिया राजस्थान और ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश। तो अगर हम बात करें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे किस राज्य में स्थित है तो ये आपके छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। यहाँ पर क्या है, कोई इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है और यहीं पर है आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, ये भी आपकी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। गुरु घासीदास जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है इसे संजय गांधी मतलब संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया अकबर ने कब प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। तो जो आपका प्रयाग है वर्तमान में प्रयागराज नाम हो गया है। ठीक है, इसका पहले भी नाम प्रयाग था, इसका अकबर ने नाम बदलकर क्या कर दिया था, इलाहाबाद कर दिया था। कब किया था, वही पूछा है कि कब किया था। ठीक, ऑप्शन दिया 1582, ऑप्शन भी दिया 1583, ऑप्शन सी दिया आपका 1579 और ऑप्शन डी दिया 1584। तो अगर हम बात करें अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कब किया था, तो किया था आपको 1583 में। कब, 1583 में, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगर हम बात करें 1582 में तो इन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया जो कि आपका असफल रहा। ठीक, और इनके अकबर के दरबार में 2 अंग्रेज भी आए थे। कौन आए थे, 2 अंग्रेज भी आए थे। पहले की बात करें पहला अंग्रेज कौन था, तो ये था आपका स्टीफेंस थॉमस था। कौन था, स्टीफेंस थॉमस कब आया था, तो आया था 1579 में आया था। ठीक, इसलिए आए थे सब आपके धर्म प्रचार के लिए आए थे। किस लिए आए थे, धर्म प्रचार के लिए आए थे। और एक आया था आपका रॉयल फिंच, यानी रॉल्फ फिंच, ये कब आए थे, 1583 में ही आया था। ये भी सब ये दोनों आपके किसके लिए आए थे, सब आपके धर्म प्रचार के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह निम्न में से कौन सा है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ने दिया पृथ्वी, ऑप्शन भी दिया शुक्र, ऑप्शन से दिया बुध और ऑप्शन दिया आपको मंगल। तभी तो हमने बताया सूर्य से बढ़ते क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन कौन से थे, फिर से देख लेते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण। ठीक है, ये आपके 8 ग्रह जो आपके सूर्य से दूरी के क्रम में है। अगर हम बात करें इनके क्षेत्रफल यानी मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन है, इसको अवरोही क्रम में लगाएं तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका, बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति जो आपके सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति है। इसके बाद आता है आपका शनि, कौन आता है, शनि। फिर आता है आपका अरुण, फिर आता है आपका वरुण। इसके बाद आता है आपका पृथ्वी। इसके बाद क्या आता है, पृथ्वी के बाद आता है आपका शुक्र। फिर आता है आपका मंगल और लास्ट में आता है आपका बुध। ठीक है, ये ऊपर इसलिए मैंने लिखा कि मतलब उसकी वजह से ये सरल हो जाएगा। देखते हैं कैसे सरल होता है। ठीक, तो पहले तो हम याद कर लेते हैं कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण ये सूर्य के दूरी के क्रम में है। ठीक है, तो इसमें हम पहले बताते हैं आपको कुछ चार जो आपके बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो पहले ग्रह हैं आपके, ये जो सूर्य के नज़दीक हैं, ये आपके आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और बाकी के 4 जो हैं बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये जो हैं आपके ये वाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें इनका, तो जबकि वाह्य ग्रह है तो ये पहले आते हैं, यानी जो क्षेत्रफल मतलब जहाँ से वाह्य ग्रह की शुरुआत होती है यानी बृहस्पति शनि अरुण वरुण, तो इसका क्षेत्रफल भी वहीं से शुरुआत होता है। क्या है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उससे छोटा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं, फिर आता है आपका अपना पृथ्वी। इसके बाद 4 वाह्य के बाद अपना पृथ्वी रख देते हैं। फिर आता है आपका शुक्र, फिर आता है मंगल, फिर बृहस्पति। यानी आपको ये 4 आंतरिक ग्रहों को ध्यान में रखना है कि इनके छोटे मतलब घटते क्रम को सिर्फ आंतरिक ग्रह को ही याद रखना है। बाकी ये 4 तो वाह्य ग्रह ही अपने क्रम में पड़े हुए हैं जो कि आपके क्षेत्रफल के हिसाब से है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी है। उसके बाद बात करते हैं शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध है आपका। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका, बुध हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह जो है आपका सबसे छोटा ग्रह है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है।
ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम बुध ग्रह के बारे में और बात करें तो इसका अगर पूछे परिक्रमण काल कितना होता है, क्या परिक्रमण काल इसकी पूछे कितना होता है तो आपका 88 दिन होता है। कितना होता है? 88 दिन इसका क्या होता है? परिक्रमण काल होता है। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह भी है और सबसे छोटा ग्रह भी है। यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब अगर बुध के याद रखना है तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है और सबसे छोटा ग्रह बुध ही है, ठीक है। और इसका जो आपको दैनिक तापांतर सबसे अधिक है, सबसे अधिक दैनिक तापांतर किसका? वो भी आपके बुध ग्रह का ही है। कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके जो आपके कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सूर्य पर हाइड्रोजन और सूर्य हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूर्य पर यहाँ बना लेते हैं इसको, ये दिया सूर्य ना, सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात है डैश है। ऑप्शन ने दिया 3:2, ऑप्शन भी दिया है 1:3, ऑप्शन सी दिया आपका 2:3 और ऑप्शन दिया 3:1, ठीक है। तो सूर्य पर अगर पूछे हाइड्रोजन कितना है तो हाइड्रोजन की बात करें सूर्य पर तो यह आपका 71% है। यही बात करें हीलियम की, हीलियम कितना है तो हीलियम आपका 26.5% है। और अन्य गैसें की बात करें, अन्य गैस सूर्य पर कितने हैं? सूर्य पर अन्य गैसों का प्रतिशत कितना है तो आपका 2.5% है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ से देख लेते हैं, पूछा एकदम सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम, तो इसका अगर हम अनुपात निकालेंगे तो लगभग आएगा आपका 3:1 के। कितना आएगा? 3:1 के अनुपात में आपका जो आपका सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम, अगर पूछे हीलियम और हाइड्रोजन तो 1:3 और हाइड्रोजन और हीलियम पूछे तो 3:1, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया रंगवाली और कसूती निम्न में से किस राज्य का प्रमुख चित्रकला है? निम्न में से किस राज्य का प्रमुख चित्रकला है, ठीक है। तो आपको पहले ही बता चुके जब का एसएससी जो है आपकी स्टैटिक जीके की दीवानी है, ठीक है। इसलिए हमारा भी कोशिश यही रहता है कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके जो के इस सेट में स्टैटिक जीके का ही रखा जाए, ठीक है। तो इसी को देखते हुए हम डेली आपके सामने मतलब रोज़ हम बात करें तो 5 से 6 या 6 से 7 के क्वेश्चन स्टैटिक जीके के सेट में जरूर डालते हैं, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया रंगवाली और कसूती, रंगवाली और कसूती निम्न में से किस राज्य का प्रमुख चित्रकला है? ऑप्शन दिया कर्नाटक, ऑप्शन भी दिया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी दिया बिहार और ऑप्शन दिया आपका झारखंड। तो रंगवाली की बात करें, रंगवाली और कसूती की बात करें कहाँ का चित्रकला है तो आपको किस राज्य का है? कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का, यानी ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें क्या दिया? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का चित्रकला प्रमुख चित्रकला क्या है तो कलमकारी है। क्या है? कलमकारी जो आपका आंध्र प्रदेश का प्रमुख चित्रकला है। बिहार की बात करें तो बिहार का मधुबनी है, मधुबनी जिसे मिथिला के नाम से भी जाना जाता है। मधुबनी इसे क्या कहते हैं? मिथिला के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी मधुबनी न देकर मिथिला भी पूछ सकता है कि मिथिला कहाँ का प्रमुख चित्रकला है तो आपके बिहार का ही होगा। यहाँ का एक है आपका अरिपन, क्या है? अरिपन और गोदना, ये कहाँ का है? आपके बिहार के प्रमुख चित्रकला हैं। अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड की बात करें तो यहाँ का है आपका जादोपटिया, जादोपटिया और पैथकर, ठीक है। अगर झारखंड नहीं दिया है, पूछा जादोपटिया और पैथकर कहाँ का मतलब प्रमुख चित्रकला है, उसमें ऑप्शन दे दिया उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार। झारखंड दिया ही नहीं तो वहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ पर बिहार भी हो जाएगा, क्योंकि जो आपका झारखंड हो बिहार से ही मतलब टूट के बना है। तो जो आपके जादोपटिया और पैथकर हैं ये झारखंड के साथ साथ बिहार के भी प्रमुख चित्रकला हैं, ठीक। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ऑप्शन ए क्या पूछा था? रंगवाली कसूती वहाँ का कर्नाटक हो जाएगा। हम बात करें जादोपटिया और पैथकर की तो ये बिहार के साथ झारखंड के साथ साथ बिहार का भी प्रमुख चित्रकला है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दप्पू कालीन में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य? दप्पू कालीन में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन दिया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन भी दिया केरल, ऑप्शन सी दिया है हरियाणा और ऑप्शन डी दिया आपका पंजाब। ऑप्शन डी क्या दिया है? पंजाब, ठीक है। तो दप्पू काली की अगर बात करें दप्पू काली की तो ये कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। केरल के अगर हम और बात करें और उस लोक नृत्य के तो ये काली शब्द को याद रखिएगा, काली शब्द को, ठीक है। दप्पू काली हो गया आपका, जैसे हो गया आपका काकरसी काली, काकरसी काली हो गया, ठीक है। एक हो गया आपका वेला काली,
वेला काली हो गया। एक है आपका मार्गम 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 कली, यहाँ पर मार्गम कली हो गया, काली से कली हो गया, मार्गम कली कुमती नाम है इसका, मार्गम कली कुमती पूरा नाम है आपका मार्गम कली कुमती। ये कहाँ का है? ये भी आपके केरल का ही प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, एक है क्या सर्पम कुतल, सर्पम कुतल पूछे कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ये भी आपके केरल का ही प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया कर्नाटक, ऑप्शन भी दिया आपका ऑप्शन भी दिया तेलंगाना, ऑप्शन सी दिया आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी दिया केरल। तो अगर पूछे कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो आपके कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में आपका कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अगर पूछे कर्नाटक में कौन सा है? यहाँ तक घट प्रभा है। क्या है? घट प्रभा। घट प्रभा कहाँ है? आपके कर्नाटक में है। मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आपके तेलंगाना में है। मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? आपके तेलंगाना में स्थित है। ठीक, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन दिया है कि एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है। मतलब एशिया का जो आपका सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? मसाला उत्पादन में तो भारत पहले स्थान पे है ही, यानी इसका स्थान है कि भारत में ही होगा। ठीक है, एशिया का पूछा, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो आपके दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।